Hello everyone, myself Nablata from RD College Sheikhpura. Today I will discuss about consumer surplus, theory of consumer surplus, उपभोक्ता की बचत। ये इस थियोरी को सबसे पहले प्रोफेसर ड्यूपिट ने इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद 1895 को प्रोफेसर मार्शल की बुक आई थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें प्रोफेसर मार्शल ने इसे रिफाइन किया था और साइंटिफिकली इसको एक्सप्लेन किया था। तो इसका डेफिनेशन है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे एंड दैट ही एक्चुअली पेज फॉर द कमोडिटी। मतलब क्या हुआ कि CS कंज्यूमर सरप्लस क्या हुआ कि जो कंज्यूमर विलिंग टू पे मीन्स हुआ कि यदि ये मार्कर है और मुझे ये मार्कर खरीदनी है, मुझे ये मार्कर चाहिए, तो हम इसके लिए जितना पैसा देने के लिए विलिंग है, इच्छुक हैं और वास्तव में जो पैसा हमें मार्केट में पे करना पड़ रहा है खरीदने में, उन दोनों का डिफरेंस ही हमारा कंज्यूमर सरप्लस है। यदि हम इस मार्कर के लिए ₹80 देने के लिए विलिंग है, इच्छुक हैं, और इस मार्कर का जो कॉस्ट है बाजार में वो ₹60 है, अर्थात जो डिफरेंस है ये दोनों, जो हम देने के लिए विलिंग है और जो एक्चुअली हम पे करते हैं, उन दोनों का डिफरेंस ही जो हमारा कंज्यूमर सरप्लस है। तो इसको हम यदि CS को, कंज्यूमर सरप्लस को हम CS से इंडिकेट करें, डिनोट करें, तो ये क्या हो जाएगी, ये पूरा डेफिनेशन को हम एक लाइन में लिख सकते हैं, willing to pay minus actually paid। ये यानी जो हम किसी गुड्स के लिए हम जितना देना चाहते हैं और वास्तव में जितना हम पे करते हैं, उन दोनों का अंतर ही कंज्यूमर सरप्लस है। अब बात आती है कि हम कितना देने के लिए तैयार है, ये कैसे पता चलेगा। क्योंकि हम मार्शलियन कंज्यूमर सरप्लस की बात करते हैं, तो मार्शलियन कंज्यूमर सरप्लस जो है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी थियोरी पर बेस्ड है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी थियोरी क्या होती है कि किसी गुड्स को यदि कंज्यूमर ग्रेजुअली कंज्यूम करता जाता है, तो उसकी जो यूटिलिटी होती है, वो उपयोगिता होती है, वो घटती जाती है। मतलब ये हुआ कि यदि कोई उपभोक्ता पहला ब्रेड, यदि मुझे भूख लगी है और हम खाने के लिए जाते हैं, तो फर्स्ट ब्रेड जो हम खाएंगे उससे जितनी हमारी भूख शांत होगी, जितनी हमको उपयोगिता मिलेगी, सेकंड ब्रेड से उससे हमें कम मिलेगी, थर्ड ब्रेड से उससे भी कम मिलेगा। ग्रेजुअली डिक्रीज होते होते एक समय आएगा जबकि हमारा पेट भर जाएगा, तो उसके जो उस ब्रेड से जो उपयोगिता है हमारा 0 हो जाएगा। हो सकता है कि पेट भरने के बाद लोग और रोटी खा लें तो वो उनको बदहजमी हो जाए, पेट खराब हो जाए, तो वो निगेटिव हो जाएगा। यानी मार्जिनल यूटिलिटी कर्व को यदि हम डायग्राम में दिखाते हैं, तो आप देखो कि ये कर्व इस तरह करके होता है। इसका मतलब क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो होगा वो पॉजिटिव भी होगा और जीरो भी होगा और ये निगेटिव भी होगा। तो इसको मार्शल साहब ने इसको कंज्यूमर सरप्लस से लिंक किया है। तो विलिंग टू पे मीन्स हुआ कि एक उपभोक्ता को जब लगेगा कि किसी गुड्स से हमको उस जितना हम कॉस्ट देना चाह रहे हैं उससे ज़्यादा हमें उपयोगिता मिल रहा है, तो वो परचेज करता जाएगा। लेकिन एक समय आएगा जब उसको लगेगा कि नहीं, उसकी उपयोगिता जितना वो कॉस्ट पे कर रहा है, जो मनी के रूप में जो सेक्रीफाइस कर रहा है, उसके बराबर हो जाता है, तो वो अपना परचेजिंग को उसी जगह स्टॉप कर देगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से क्लियर कर सकते हैं। हम इस मार्कर के एग्जाम्पल को ही आगे बढ़ाएंगे और दिखाएंगे कि कैसे एक उपभोक्ता मार्कर का कितना यूनिट तक खरीदेगा और कितने यूनिट तक वो परचेज करता है तो उसको सरप्लस मिलता है, कंज्यूमर को सरप्लस मिलता है। इसका हम चूँकि कोई भी गुड्स हो, किसी भी गुड्स का जो है प्राइस वो
फिक्स्ड होता है। आप चाहे वो हम 10 यूनिट्स खरीदें या 1 यूनिट्स करें या 100 यूनिट्स खरीदें, क्या होगा कि उसका जो है कॉस्ट होगा, प्राइस जो होगा वो फिक्स होगा। तो हम ऐसा सपोज करते हैं कि मार्केट में जो है इसका प्राइस फिक्स्ड है ₹60। ये हमारा यूनिट्स हुआ, ये मार्जिनल यूटिलिटी हुआ। मार्शलियन कॉन्सेप्ट कंज्यूमर सरप्लस में मार्जिनल यूटिलिटी ही कंज्यूमर का डिमांड होता है। इसलिए होता है कि मैं पहले ही बताई कि यदि किसी गुड्स को हम कंज्यूम करते जाते हैं तो ग्रेजुअली उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, घटती जाती है। जिस समय जो गुड्स की मार्जिनल यूटिलिटी घट के जो हम सेक्रीफाइस किए, यानी कि जो उसका प्राइस, उसके लिए जो हम प्राइस पे किए उसके बराबर हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, गुड्स का डिमांड स्टॉप कर देंगे। इसलिए जो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिमांड भी है। और ये हम प्राइस डालें, प्राइस रुपीज में है, और यहाँ पर हम डालते हैं CS। CS क्या हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी माइनस प्राइस। कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम कब होगा, इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम वो ऐसा पॉइंट होता है जहां से कंज्यूमर ना तो ऊपर जाना चाहता है ना ही नीचे जाना चाहता है। अधिकतम संतोष का बिंदु होता है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट यूनिट जब वो परचेज करता, जब हम फर्स्ट यूनिट मार्केट से परचेज करने जाएंगे तो इसकी मार्जिन, चूंकि हमारे पास मार्कर नहीं है, हम डेस्परेट है कि मुझे मार्कर चाहिए, तो हम क्या है, विलिंग टू पे ₹80, हम 80 रुपया भी पे कर सकते हैं इसके लिए। मीन्स 80 रुपया के बराबर हमको यूटिलिटी इसकी मिल रही है। तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कितना अभी मिल रहा है, 80, लेकिन इसका एक्चुअल प्राइस जो है मार्केट में वो 60 है। यानी कि इन दोनों का जो है डिफरेंस 20 रुपया क्या हमारा सरप्लस है। यानी कि फर्स्ट यूनिट से 20 यूनिट के बराबर जो है हमको सरप्लस मिल रहा है, हमारा बचत हो रहा है। सेकेंड यूनिट में चूंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी थियरी पर ये कंज्यूमर सरप्लस थियरी बेस्ड है, तो नाम से ही पता चलेगा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि सीमांत ह्रास नियम, उपयोगिता का सीमांत ह्रास नियम वो घट रहा है। उपयोगिता क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जब सेकेंड यूनिट में क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी घट के 75 यूनिट हो जाएगी, तो और प्राइस क्या होगा, वो सेम रहेगा। तो हमारा सरप्लस क्या हो गया, घट गया। क्योंकि ये जो है मार्जिनल यूटिलिटी सेकेंड यूनिट में, ऐसे भी जनरल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम देखते हैं कि जो चीज़ हमारे पास कम होता है उसकी यूटिलिटी बहुत हाई होती है, हम बहुत अच्छे से संभाल के रखते हैं। और जो चीज़ हमारे पास बहुत अधिक होती है उसकी यूटिलिटी हमारे पास कम होता है और उसको हम जैसे तैसे रखते हैं। सिमिलरली वैसे ही है, जब हमारे पास कोई भी मार्कर नहीं था तो फर्स्ट मार्कर के लिए हम 80 रुपया देने के लिए तैयार थे, लेकिन जब मुझे एक मार्कर मिल गया तो हम क्या करेंगे, उसके लिए जो विलिंग टू पे कम है, यानी कि 75, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, 75 हो गया, तो हमारा सरप्लस भी घट गया। जब हम थर्ड यूनिट लेते हैं तो इसका मार्जिनल यूटिलिटी और घट जाएगी, डिमिनिश होते जाएगी, क्योंकि ये 70 हो जा रहा है और प्राइस तो चूंकि फिक्स्ड है, तो प्राइस तो कितना भी यूनिट लेंगे हमारा प्राइस क्या होगा, 60 ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारा यूटिलिटी जो घट रहा है, 70 हो रहा है, तो सरप्लस क्या हो जा रहा है, घट के 10 हो जा रहा है। जब हम फोर्थ यूनिट की बात करते हैं तो ये और घट के क्या हो जा रहा है, 65 हो जा रहा है, तो हमारा CS भी घट के 5 हो जा रहा है। फिफ्थ यूनिट की जब हम बात करें, ये 60 हो गया, 60 माइनस 60 क्या हो गया, 0 हो गया। ये जो फिफ्थ यूनिट है, ये फिफ्थ यूनिट ही कंज्यूमर का जो है इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। क्यों इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, संतुलन का, क्योंकि जब वो फोर्थ यूनिट जब वो कंज्यूम करेगा, वो डिमांड करेगा फोर्थ यूनिट को, तो वो देख रहा है कि उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है 5 यूटिल, चूँकि यूटिलिटी को जो है यूनिट है यूटिल,
यूटिलिटी को यूटिल में मेज़र करते हैं, जैसे कि किसी द्रव्यमान को केजी में, टाइम को सेकंड में, वैसे ही यूटिलिटी का जो यूनिट है वो यूटिल है। तो फोर्थ यूनिट में ही इसलिए वो स्टॉप नहीं हुआ। क्वेश्चन ये राइज हो सकता है कि जब फिफ्थ यूनिट में हमको 0 मिल रहा है CS, तो हम क्यों फिफ्थ को करेंगे? नहीं, इसमें क्या है कि फोर्थ यूनिट में हम देख रहे हैं कि +5 का उसको क्या मिल रहा है, CS मिल रहा है, सरप्लस हो रहा है, इसलिए वो फोर्थ में नहीं रुकेगा, फिफ्थ में आएगा, जहाँ पर कि उसका मार्जिनल यूटिलिटी डिमांड जो है उसके प्राइस के बराबर हो जाता है और यही उसका इक्विलिब्रियम हो जाता है। इससे नीचे इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि जब 6 यूनिट में जाएगा तो ये जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा। प्रैक्टिकली हमारे खाने में भी हम देखते हैं, जैसे हमारा पेट भर जाता है उसके बाद हम खाते हैं तो उसकी यूटिलिटी हमको नहीं मिलती है और वो निगेटिव हो सकती है, यानी कि हमारा तबीयत खराब हो सकता है। तो ये यदि 55 हो जाता है और ये 60 रहता है तो -5 है, तो कोई भी कंज्यूमर जो है 6 यूनिट तक वो परचेज नहीं करेगा, कंटिन्यू अपने परचेज को यहाँ तक 6 यूनिट तक नहीं लाएगा, 5th यूनिट तक लाएगा, जहाँ पर कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है प्राइस के बराबर हो जा रहा है। यही जो है, ये जो पॉइंट है, ये जो 5th यूनिट है, ये कंज्यूमर के लिए, फॉर कंज्यूमर, ये जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यही 5th यूनिट। अब इसी चीज को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ग्राफ में इसी चीज को हम दिखाते हैं इस तरह से। अब ये कंज्यूमर सरप्लस को ग्राफ से हम कैसे दिखाएंगे? सेम एग्जांपल को भी उठा के हम दिखा सकते हैं, जो क्वांटिटी हम लिए उसको भी दिखा सकते हैं। तो उसको हम इस तरह से दिखाते हैं। एक्स एक्सिस पर जो है हम लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, यानी जितना हम क्वांटिटी डिमांड करते हैं, क्वांटिटी और वाई एक्सिस जो है रिप्रेजेंट कर रहा है मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस, दोनों को ही ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। अब चूंकि जो MU कर्व जो होगा वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप करेगा, ऐसे कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगा, ऐसे होगा। क्यों ये ऐसा लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जो जा रहा है वो इसलिए जा रहा है क्योंकि मार्जिनल, जैसे ये क्या दिखा रहा है कि जैसे जैसे हमारा मोर यूनिट का हम उपभोग करते जाते हैं वैसे वैसे जो यूटिलिटी जो है हमारा घटता जाता है, वो दिखाता है। इसलिए जो है ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप होता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ही जो है हमारा क्या होगा, डिमांड कर्व होगा। हम पहले ही बताए, मार्केट का जो हम टेबल बनाए थे तो उसमें MU जब हमारा 60 हो गया था और प्राइस ऑफ मार्केट 60 हो गया था तो हम अपने परचेजिंग को क्या किए थे, स्टॉप कर दिए थे, वहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम हो गया। यानी कि डिमांड जो है ये इसी से है कि मार्जिनल यूटिलिटी हम यदि हम किसी गुड्स से हमको अधिक है, जितना हम पे करते हैं उससे अधिक है, तो हम क्या करेंगे, अपने डिमांड को कंटिन्यू करेंगे। और जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी जो है एक्चुअल प्राइस जो हम पे करते हैं उसके बराबर होता है तो हम वहाँ पर स्टॉप कर देते हैं। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वही डिमांड कर्व है। ये जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है कि कंज्यूमर सरप्लस में डिमांड कर्व क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व या जो भी है, तो उसमें डालना है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ही डिमांड कर्व है। अब चूंकि प्राइस जो है वो गुड्स का क्या है, फिक्स है, तो हम ये प्राइस जो 60 लिए तो हम सपोज करते हैं कि OP जो OP प्राइस लिए हैं ये वाला, यही 60 है। जो मार्केट का प्राइस हम 60 लिए थे यही हमारा 60 है। अब इक्विलिब्रियम कब हो रहा था, जब हम एग्जांपल लिए जो 5th यूनिट है वहाँ पर हमको इक्विलिब्रियम हो रहा था। हम सपोज करते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और यहाँ पर जो है ये 5 यूनिट है। इसको हम Q यानी कि Q इज इक्वल टू, जो हम एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल हम टेबल में लिए थे उसी एग्जाम्पल को यहाँ कैरी करें तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और OP जो हो जाएगा 60 हो जाएगा।
तो मार्केट से जब हम 5 यूनिट्स मार्कर परचेज कर रहे हैं तो एक्चुअली हम पे कितना कर रहे हैं, पे कर रहे हैं 5 इंटू 60, यानी कि ₹300 जो है हम पे कर रहे हैं। लेकिन हमको यूटिलिटी कितनी मिल रही है, यदि हम इसको n ले लें इसको, तो आप देखो कि फर्स्ट यूनिट जब हम परचेज कर रहे हैं तो फर्स्ट यूनिट में हम पेमेंट जो है वो कर रहे हैं इतना ओपी के बराबर, ये वाला हम पे कर रहे हैं। लेकिन हमको यूटिलिटी कितना मिल रही है, यहाँ तक मिल रहा है, यहाँ एस। इस पॉइंट पे क्या होगा, 0 होगा क्वांटिटी डिमांडेड। तो 0 मतलब बहुत हाई यूटिलिटी, हमारे पास कुछ नहीं है तो हमको कितना चाहत होता है किसी वस्तु का लेने का, उसके लिए हम देने के लिए कुछ भी रेडी होते, तो यूटिलिटी हाई होती है। तो हम देख रहे हैं कि 1 यूनिट में हमारी यूटिलिटी इतना है, मीन्स इतना अधिक है, जितना हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं मनी के रूप में उससे अधिक हमको जो है उससे उपयोगिता मिल रही है। सिमिलरली सेकेंड यूनिट के लिए भी हमारा ऐसे ही जा रहा है, थर्ड यूनिट के लिए भी जा रहा है, फोर्थ यूनिट के लिए भी जा रहा है। लेकिन जब हम फिफ्थ यूनिट यानी कि ये क्यू को चूंकि हम 5 लिए हैं तो इस यूनिट के लिए जो है हमारा यहाँ ई पॉइंट पर क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम हो रहा है, जहाँ पर प्राइस इज इक्वल टू एम यू हो जा रहा है, प्राइस जो है एम यू के बराबर हो जा रहा है और ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जा रहा है। इसको मैथमेटिकली नोटेशन में डालेंगे तो क्या होगा, तो हम सबसे पहले लिखते हैं सी एस। क्या होता है सी एस, जो है इस केस में हो जाएगा टोटल यूटिलिटी माइनस एक्चुअली पेड, जो हम वास्तव में दिए हैं और जो टोटल यूटिलिटी मिल रही है। तो टोटल यूटिलिटी हमारा क्या हो रहा है, टोटल यूटिलिटी जो है ONEQ, या हम बोल सकते हैं OQEN, यानी कि ये वाला एरिया, इसको हम शैडो हटा देते हैं इसलिए कि ये हमारा सेक्रीफाइस एरिया है, जो मनी के रूप में हम सेक्रीफाइस किए, जो हम पेमेंट किए हैं, ये वाला है। इसके लिए तो हम त्याग किए हैं, लेकिन ये जो है इसके लिए हम त्याग नहीं किए। तो जो ये शेडेड एरिया है ये वाला, वही हमारा क्या है, कंज्यूमर सरप्लस है। ये वाला एरिया जो है हमारा कंज्यूमर सरप्लस है। तो टोटल यूटिलिटी, लेकिन ये वाला एरिया पूरा का पूरा है, तो हम क्या करेंगे, टोटल यूटिलिटी को कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ OQEN, यानी कि ये वाला आप इसको और करके ऐसे भी लिख सकते हो ONEQ, ऐसे लिखें या ऐसे लिखें। तो ये एरिया हो गया इसका, ये एरिया हो गया माइनस एक्चुअली पेड हमारा कितना है, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल यानी OQEP, इतना ही हम पे किए हैं। तो हम इसको लिखें एरिया ऑफ OQEP, ये वाला, ये यानी कि इस पूरे ये जो एक कैसा शेप बन रहा है, एक समलंब के जैसा शेप बन रहा है, इसमें जो है हम इस रेक्टेंगल को माइनस कर दे रहे हैं, तो जो एरिया हमको बच रहा है वही हमारा क्या बन रहा है, CS बन रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ PEN, ये वाला जो है हमारा CS है। इस केस में कंज्यूमर को इतना सरप्लस मिल रहा है, सरप्लस प्राप्त हो रहा है, बचत हो रही है। अब क्या हो, ये जो कंप्लीट जो है क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया कि कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर सरप्लस। यदि आता है क्रिटिकली एग्जामिन करने आता है तो कोई भी थियोरी का कुछ एजम्पशंस होते हैं और मार्शलियन कंज्यूमर सरप्लस थियोरी की भी एजम्पशंस है। जैसे उन्होंने कहा था कि जो कार्डिनल नंबर में हम यूटिलिटी को मेज़र कर सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि उपयोगिता को हम 1, 2,
2, 3, 5 नंबरिंग नहीं डाल सकते। जैसे कि कोई बहुत सुंदर है तो हम ये नंबरिंग नहीं कर सकते हैं कि वो उसका सुंदरता 50 है या 60 है। कोई ऑनेस्ट है तो उसकी हम नहीं बोल सकते हैं कि वो इतना ऑनेस्ट है, कोई नंबर हम नहीं डाल सकते, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक चीज़ें हैं। हम न्यूमरिक वैल्यू नहीं पुटअप कर सकते, यानी कार्डिनल नंबर में हम यूटिलिटी को मेज़र नहीं कर सकते। वो वहाँ जहाँ पर हम एजम्पशन लिख रहे हैं उसी से हमारा क्रिटिसाइज उसको करेंगे, क्रिटिकली इवेलुएट कर देंगे कि उपयोगिता जो है कार्डिनल नंबर में मेजरमेंट नहीं कर सकते। और मार्शल ने अपने एजम्पशन में लिया था कि जो मनी है, पैसा की मार्जिनल यूटिलिटी जो है कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट मतलब स्थिर में, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। परंतु हम देखते हैं कि मार्जिनल सभी के लिए, जितने भी लोग हैं सभी के लिए मार्जिनल यूटिलिटी जो है सेम नहीं होता है। जब जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी पैसे की जो होती है वो कम होती है। हमारे भी पास या किसी के पास भी जैसे जैसे पैसा खर्च होता जाता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ते जाती है। उसी तरह से उन्होंने एजम्पशन लिया था, मान्यता लिया था कि एक वस्तु दूसरे वस्तु से स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है, एक वस्तु दूसरे वस्तु से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होता है। ऐसे ही जो एजम्पशंस है उसी को जो है हम बाद में क्रिटिसाइज करेंगे और एक कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।